नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है संविधान डिटेल सीरीज, जिसमें हम पूरे संविधान को बिल्कुल डिटेल में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 33 क्लासेस को कवर कर लिया है, जिसमें हमने संवैधानिक विकास से इस सीरीज की शुरुआत करी थी और एक एक टॉपिक कर आज हम इस सीरीज की 34वीं क्लास को यहां पर कवर करेंगे। और आज के वीडियो में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और जो हमारे संविधान में अब तक हुए इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, उनमें क्या प्रावधान है, क्या क्या कब कब संशोधित किया गया, उन सबको आज की इस सिंगल क्लास में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की 33 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन क्लासेस के माध्यम से आपका पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान संशोधन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको देखेंगे। बिल्कुल कैटेगरी वाइज नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, इजी नोट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। और संशोधनों को भी जब हम कवर करेंगे तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो संशोधन हैं उनको देखेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद भाषा से जुड़े हुए जो हमारे संवैधानिक संशोधन हैं उनको देखेंगे, राज्यों से जुड़े हुए जो संशोधन है, किस राज्य को कब दर्जा मिला, यूनियन टेरिटरी का कब उसे पूर्ण राज्य मिला, उसको देखेंगे, और फिर SC ST से जुड़े जो संशोधन हैं उनको देखेंगे। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज यहां पर हमने इस नोट्स को बनाया है, जिससे आपका पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखिए, संविधान संशोधन से संबंधित भाग और अनुच्छेद कौन सा है। हमारे संविधान में संविधान संशोधन के बारे में भाग 20 में बताया गया है, और संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो 368 है। दोनों को याद करेंगे। देखिए, भाग 20 में ही 368 आर्टिकल आता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ भाग कौन सा है, या संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तब आप कहेंगे भाग 20 और आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की प्रेरणा दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। यानी संविधान में संशोधन करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो हमने किस देश के संविधान से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान वाली सीरीज में हमने संविधान के विभिन्न स्रोतों की बात करी थी। उसी में हमने देखा था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने दो बातें ली हैं। एक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन कई बार कथन वाले क्वेश्चन में बन जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, भारत में संविधान को संशोधित करने का जो अधिकार है वो केवल संसद को है, राज्य के विधायिकाओं को नहीं है। ठीक है, ये तीन बातें हैं। कहां से, किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, कहां से लिया है और किसको शक्ति दी गई है। अब बात करेंगे, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, संविधान संशोधन के प्रकार। संविधान में संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा होता है, या 3 प्रकार से किया जाता है। या तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा, या तो विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा, या फिर विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा किया जाएगा। अब उसको देखेंगे कि इन चीजों में क्या बातें आपसे पूछी जाती हैं। देखिए, साधारण बहुमत की बात करें, ऐसे संशोधन के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति पर्याप्त है। यानी अगर सदन में 100 लोग हैं, 51 लोग भी अगर आपके समर्थन में हैं तो आप संशोधन कर जाएंगे। यह होता है साधारण बहुमत। कहीं पर भी आपको संविधान में अगर कहा गया हो कि साधारण बहुमत का मतलब क्या है, तो साधारण बहुमत का मतलब सिंपल सा ये है कि आधे से ज्यादा लोग आपके समर्थन में हो, जो लोग वहां पर उपस्थित हैं और जो लोग मत देने वाले हैं उनमें से। ठीक है, ऐसे उपबंधों का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता। 368 आर्टिकल में ही यह बात कही गई है कि साधारण बहुमत के माध्यम से जो संशोधन किए जाते हैं उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यानी इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। जब 368 के तहत होगा तब आपको विशेष बहुमत चाहिए होगा। साधारण बहुमत से क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको साथ में नोट कर लीजिए। अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है बन जाए। नए राज्यों का निर्माण करना हो, वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो या उनकी सीमा में परिवर्तन करना हो, उसके लिए आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
नागरिकता से संबंधित अगर कोई चेंज करना हो उसके लिए भी आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता है। राज्यों में विधानसभा विधान परिषद को बनाना हो, खत्म करना हो विधान परिषद को खासकर, तो भी आपको साधारण बहुमत चाहिए। तो यह था साधारण बहुमत जिसमें आपको केवल आधे से अधिक सदस्यों की सहमति चाहिए। अगला है विशेष बहुमत। प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत से संशोधन होता है। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 बहुमत आपके पास होना चाहिए। यानी अगर सदन में 100 लोग हैं तो 2/3 यानी लगभग 67 के करीब लोगों का समर्थन आपके पास होना चाहिए। तो साधारण समर्थन में केवल आधे भी हो जाए तो चलेगा, आधे से ज्यादा, लेकिन विशेष बहुमत में 2/3 समर्थन होना चाहिए। जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले सारे संशोधन इसी वर्ग में शामिल हैं। यानी ऐसे संवैधानिक संशोधन जो हमारे संवैधानिक ढांचे से संबंधित हैं वो इसका पार्ट नहीं है। बाकी सारे जो संशोधन हैं वो 368 के अंतर्गत होते हैं, संविधान संशोधन, और विशेष बहुमत से होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला है विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन। देखिए, संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत होना चाहिए। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं उनमें अलग अलग सदन में विशेष बहुमत हो और उसके साथ आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल का भी समर्थन आपको प्राप्त होना चाहिए। राज्यों में कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, आप वहां केवल साधारण बहुमत से काम चला सकते हैं। इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं जिसमें हमें राज्यों का भी समर्थन चाहिए वो संघीय ढांचे से संबंधित हैं। तो इस चीज को आपका क्लियर हुआ। जो एक बेसिक था, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष प्लस राज्यों का समर्थन क्या होता है, हमने उसको यहां पर जाना। तो क्वेश्चन आपको कथन वाले पॉइंट्स में से बनता है, क्योंकि अब ज्यादातर जो सवाल आपके बनते हैं परीक्षाओं में वो कथन वाले बनते हैं। क्वेश्चन आएगा कि जब संघीय ढांचे में परिवर्तन करना हो तो कितने से ज्यादा राज्यों का समर्थन होना चाहिए, आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, साधारण हो, विशेष हो या कैसा हो। तब आप कहेंगे वहां पर केवल साधारण चाहिए, केवल सदन में, संसद में विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है। तो ये है संशोधन के प्रकार। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है उसको लेकर भी सवाल आते हैं, उसको जानिए। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है। क्या प्रक्रिया है देखिए। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन बहुत बार पेपर में आया है कि संवैधानिक संशोधन किस सदन में लाते हैं सबसे पहले। जैसे जो वित्त विधेयक होता है, जो मनी बिल होता है, वो सबसे पहले लोकसभा में आता है, लेकिन जो संवैधानिक संशोधन विधेयक होता है वो आप किसी भी सदन में ला सकते हैं। तो पहला ये प्रक्रिया है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी आपका सही है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। यानी अगर आप संविधान संशोधन करना चाह रहे हैं तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत होगा। 368 के तहत अभी हमने ऊपर देखा तो था, तो आपको तभी इसे पारित माना जाएगा। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इस वाले पॉइंट को भी पूछा जाता है, क्या संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तब आप कहेंगे नहीं बुलाया जा सकता। अगला, ऐसे विधेयकों का दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। संघात्मक ढांचे से जुड़े विषय पर कम से कम आधे राज्यों का जो विधानमंडल है उसका समर्थन जरूरी है, जैसा ऊपर देखा था। अगर वो संशोधन जो है वो संघात्मक ढांचे से जुड़ा है तब ऐसा होगा, अदरवाइज दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति ना तो रोक सकता है ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं इनको राष्ट्रपति ना रोक सकता है ना फिर इनको पुनर्विचार के लिए दे सकता है, उसे पारित करना ही होगा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है और यह बाध्य 24वें संशोधन के द्वारा 1971 में किया गया था।
तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, किसी भी सदन में ला सकते हैं, विशेष बहुमत से पारित करवाना होगा, अलग अलग पारित करवाना होगा, संयुक्त बैठक बुला नहीं सकते, पारित होने के बाद राष्ट्रपति को जाएगा, राष्ट्रपति के पास विकल्प नहीं है, पारित करना ही होगा, क्योंकि 24वां संशोधन 1971 में इसी चीज के लिए किया गया था। तो ये हमने संशोधन से जुड़ी प्रक्रिया, संशोधन से जुड़े तथ्य और संशोधन के प्रकार को देखा। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, संविधान संशोधन, उनको लेकर के। चलिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है उनको देखेंगे। इसमें आपका आता है पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें क्या क्या बातें हैं उनको देख लेते हैं। इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो मैंने हेडिंग बनाकर यहां पर लिखा है नंबर 1 डाल के। मेन पॉइंट आपको इसको याद करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप इन चीजों को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन बात जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। आप कहेंगे 1951। किसके माध्यम से जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या किया गया? भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित जितने कानून हैं, न्यायिक समीक्षा से जुड़े हैं, उनको शामिल कर दिया और संविधान में एक आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 31 ख। और इसमें यह बात कही गई कि इस सूची में, सूची कौन सी? 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विषय का न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती भूमि सुधार से संबंधित कानूनों की, जो किसमें शामिल हैं? 9वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक नया आर्टिकल और जोड़ा गया इस संशोधन के माध्यम से, 31 का। इसको जोड़कर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता यानी कानूनी मान्यता प्रदान करी गई। तो मेन बात क्या है? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह प्रावधान किया गया कि इसमें जो विषय हैं, इसमें जो कानून हैं, उनकी समीक्षा, उनको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। और वो बात किसमें कही गई? आर्टिकल 31 ख में कही गई। और इसमें कौन से विषय, कौन से कानून शामिल हैं? भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, अगला क्या किया गया? ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो 1951 में हुआ, भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था करी गई। अभी तक क्या था कि आपको भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उस आजादी पर 3 प्रतिबंध, 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, जो कि आपके कौन कौन से हैं? सवाल बनता है। देखिए, अनुच्छेद 19(2) में संशोधन करके 19(1) क में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। 3 कौन कौन से थे? एक है लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। देखिए, इसको सिंपल भाषा में समझिए। आपको भाषण देने का और आपको अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर आपके इस तरीके से आपके भाषण देने से या आपकी अभिव्यक्ति से लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का खतरा है, अपराध उद्दीपन यानी आप लोगों को भड़का रहे हैं अपराध के लिए, या जिन देशों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है आप उनको प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर आपके पास वो अधिकार नहीं है, उसके ऊपर आप पर रिस्ट्रिक्शन लगे हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकारों पर इनमें से किस आधार पर प्रतिबंध है? तो ये 3 आधार हैं, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस और साथ में विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। ये तीनों पेपर में पूछे गए हैं, ये 3 आधार हैं। ठीक है, इनको याद करेंगे। यह था पहला संविधान संशोधन। एक एक संविधान संशोधन को देखिए, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, एक एक संशोधन को समझते हुए चलेंगे, सिंपल भाषा में आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। अब आपको पता है पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में 2 बातें आपको विशेषकर याद करनी है। 9वीं अनुसूची जिसमें भूमि सुधार से कानून है और उसमें यह जोड़ा गया कि 9वीं अनुसूची के कानूनों की समीक्षा नहीं हो सकती, और दूसरा भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी पर, उसके मूल अधिकार पर 3 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था के आधार पर, आपको किसी को भड़काने के आधार पर, या विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर। ठीक है, अब बात करेंगे अगला जो हमारा संशोधन है, 24वां संवैधानिक संशोधन। यह 1971 में हुआ था। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो, संशोधन कर सकता है।
यानी संसद को सर्वोच्च अधिकार दिए गए, असीमित अधिकार दिए गए कि वो संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी पार्ट में, किसी भी आर्टिकल में संशोधन कर सकता है 368 के तहत। ये कब किया गया? यह किया गया 24वें संविधान संशोधन के तहत 1971 में। और दूसरा वही वाला बिंदु जो हमने ऊपर देखा था, ये व्यवस्था करी गई कि राष्ट्रपति आर्टिकल 368 के तहत पारित किए गए विधेयक पर, और 368 के तहत कौन से विधेयक पारित होते हैं? संविधान संशोधन विधेयक, उनके लिए अनुमति देने के लिए बाध्य है। अगला है 25वां संवैधानिक संशोधन। यह संविधान संशोधन भी 1971 में किया गया था। इसके माध्यम से संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती करी गई। मूल अधिकार में कटौती, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया गया, कुछ मौलिक अधिकारों में यह जोड़ा गया कि अगर सरकार के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने में या जमीन अधिग्रहण से संबंधित कोई कानून बनाए जाते हैं जिससे नीति निर्देशक तत्व पूरे किए जा सकें, तो उस आधार पर आप उनको चुनौती नहीं दे सकते कि यह आपके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो मूल संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको यहां पर कम करने की कोशिश करेगा, अभी खत्म नहीं किया है। ठीक है। 25वां संशोधन, राज्यों के लिए प्रावधान किया गया कि यदि राज्य किसी की निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कोई विधि यानी कानून बनाता है तो इसके लिए राष्ट्रपति से उसे सहमति लेना आवश्यक होगा। यह राज्य के लिए कर दिया गया कि अगर आप कानून बना रहे हो, किसी की संपत्ति अधिग्रहित कर रहे हो, तो राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। तो 25 वाले में भी दो बातें हैं। तो आपका पहला 24वां और 25वां हमने यहां पर देखा। सारे जो इंपॉर्टेंट संशोधन हैं बिल्कुल आपके यहां पर कवर होंगे और एक एक को हम ऐसे समझ जाएंगे कि आप 1 से 2 बार इनको रिवाइज करेंगे, आपको सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, सारे संशोधन याद हो जाएंगे। ट्रिक की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि आप रट कर नहीं, समझ कर पढ़ेंगे। अगला है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ और जितने भी अति महत्वपूर्ण हैं उनमें भी यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 42वां संवैधानिक संशोधन, यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर बदलाव करे गए थे। ठीक है। इसके माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया था। देखिए, अभी तक क्या होता था, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था और आपके पास सवाल आता था कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तब आप कहते हैं स्वर्ण सिंह समिति। इस चीज को भी ध्यान रखना, पूरा जो 42वां संवैधानिक संशोधन था वह किसकी सिफारिशों पर ही था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ही था। ठीक है। इसके तहत क्या क्या बदलाव हुए अब उनको देखते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट्स के माध्यम से। देखिए, पहला बिंदु, संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता को जोड़ दिया गया। सीधा सवाल आपके पास आता है, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, कौन से संशोधन के तहत जोड़े गए? ठीक है। दूसरा, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क में और भाग 4 क में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, प्रस्तावना के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। यहाँ पर केवल जो प्रावधान हैं, क्या क्या चीज़ें करी गई उनको देखेंगे क्योंकि इस पूरी सीरीज में पिछले 33 पार्ट्स में हमने इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में देखा है, चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक अधिकार हो, नागरिकता हो, प्रस्तावना हो, चाहे आपका संवैधानिक विकास हो। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों को यहां पर जोड़ा गया। अगला, अनुच्छेद 74(1) में संशोधित करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। देखिए, अभी तक ऐसा लिखा नहीं गया था कहीं पर भी कि राष्ट्रपति बाध्य है कैबिनेट की सलाह मानने के लिए, लेकिन आमतौर पर ऐसी प्रथा थी या परंपरा थी कि वो राष्ट्रपति उन्हीं के अनुसार काम करता था। लेकिन यहां पर अब लिख दिया गया संविधान में कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए, यानी प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी सलाह मानने के लिए मजबूर है, बाध्य है। ठीक है। वो इसी में किया गया। संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी तक ऐसा था कि अगर कोई संवैधानिक संशोधन होता है तो आप उसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। 42वें संशोधन के तहत इसे न्यायिक जांच से बाहर कर दिया, यानी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। अगला,
संसद को यह निर्धारण करने का अधिकार दिया गया कि कौन सा पद लाभ का है और कौन सा पद लाभ का नहीं है। इसका निर्धारण संसद करती है और यह कब उसे मिला? 42वें संशोधन के तहत 1976 में। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में। अगला, राज्य और संसद की संयुक्त बैठक बुलाने से संबंधित आवश्यक गणपूर्ति संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी संसद और राज्यों में अगर आप कोई संयुक्त बैठक बुला रहे हैं और जो एक क्राइटेरिया है कि कम से कम इतने लोग होने चाहिए, गणपूर्ति से संबंधित, उस प्रावधान को खत्म कर दिया। 3 नए नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान में जोड़े गए। 3 नए डीपीएसपी जोड़े गए। कौन कौन से? एक आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A। इन तीनों में क्या बातें कही गई हैं? 39A कहता है समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये डीपीएसपी है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का, जो कर्मचारी हैं, उनका भाग लेना यानी उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये कहता है 48A आर्टिकल। ये तीनों डीपीएसपी हैं और ये तीनों डीपीएसपी को 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। सीधा सवाल आता है कि समान न्याय मिले और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मिले, यह डीपीएसपी कब जोड़ा गया? अब आपको पता है कब जोड़ा गया, ठीक है। अगला, अनुच्छेद 352 और 356 में संशोधित कर राष्ट्रपति को संपूर्ण देश के लिए एक साथ या देश के किसी भाग में आपात उद्घोषणा जारी करने की शक्ति दी गई। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि या तो वो पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर सकता है और अगर पूरे देश में नहीं तो कुछ हिस्से में इमरजेंसी लागू कर सकता है, ठीक है। साथ ही यह भी कहा गया कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो 6 माह से बढ़कर अब 1 वर्ष करने की शक्ति होगी संसद के पास। अभी तक आप जानते हैं जो राष्ट्रपति शासन लगता है एक बार में 6 महीने के लिए लगता है, लेकिन इस संशोधन ने किया कि आप 1 साल तक उसे लगा सकते हैं, ठीक है। केंद्र को किसी राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति, जो अर्धसैनिक बल होते हैं, आर्मी भेजने की शक्ति अभी तक राज्य सिफारिश कर सकते थे। यहां पर यह प्रावधान किया गया, केंद्र को पूरा अधिकार है, अगर उसे लगता है कि राज्य की कानून व्यवस्था खराब हो रही है तो वो सैन्य दल वहां पर भेज सकता है, ठीक है। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए और सर्वोच्चता स्थापित कर दी। सर्वोच्चता स्थापित करने का मतलब यह है कि आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। कई बार आपके पास सवाल आता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो पहले राज्य सूची का था, अब संवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का है? पहले राज्य सूची का था, अब संघ सूची का है। कब लाया गया? 42वें संशोधन के तहत 1976 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन थे जो उस संवैधानिक संशोधन 42वें के तहत करे गए। एक बार इनको दोबारा से क्विक रिवाइज करेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, कैबिनेट की सलाह बाध्य करी गई, संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया, लाभ का पद डिसाइड करने का शक्ति संसद को दी गई, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, गणपूर्ति वाला प्रावधान हटा दिया गया, 3 नई डीपीएसपी को जोड़ा गया। आपातकाल कभी भी कहीं भी घोषित हो सकता है, पूरे देश में भी और एक हिस्से में भी, और राष्ट्रपति शासन 1 साल तक रहेगा, ये किया गया। सैन्य दल भेजने की शक्ति केंद्र को दी गई और कुछ विषयों को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। संघ में नहीं, संवर्ती सूची में डाला, ठीक है। अब अगला हमारा संविधान संशोधन है वो है 44वां संविधान संशोधन। पहला बिंदु तो यह है कि संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया। अब कटौती नहीं करी है, मूल अधिकार खत्म कर दिया। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया। संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19(1) च और 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया और इसे 300 क के माध्यम से कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, अब ये एक कानूनी अधिकार है। पहले ये इन आर्टिकलों में लिखा गया था, अब ये 300 क में लिखा गया है। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। आप कहेंगे फिर से 5 वर्ष, पहले भी तो 5 ही वर्ष था, लेकिन अभी मैंने कहा 42वें के तहत क्या हुआ था, 6 वर्ष कर दिया था, तो यहां पर रिवर्स कर दिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। पहले भी यह अधिकार था लेकिन इसे समाप्त कर दिया था। 44वें संशोधन के द्वारा यह पुनः उसे अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी कोई विवाद होता है तो फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा।
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की सलाह को एक बार वापस भेज सकता है, लेकिन वापस सलाह देने पर उसे स्वीकार करना ही होगा। देखिए 1976 में क्या किया था कि सलाह बाध्य है, आपको मानना ही होगा। 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ उसमें ज्यादा परिवर्तित तो नहीं किया गया इस प्रावधान में, बस इतना जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर वही विधेयक दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, अब उसे पारित करना ही होगा। तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वो अधिकार यहां पर दिया गया। अगला, राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया। अभी तक ऐसा था कि मंत्रिमंडल की सलाह चाहिए, अब लिखित हो मौखिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्योंकि आपातकाल लग चुका है, लोगों ने देख लिया, अब उसको थोड़ा मुश्किल किया गया कि ताकि आसानी से आपातकाल कोई लगा ना सके। अब कर दिया कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होनी चाहिए। अभी तक केवल अगर प्रधानमंत्री भी सिफारिश कर दे तो आपातकाल लग जाता था, 75 में ऐसे ही लगा। लेकिन अब क्या किया गया, लिखित सलाह जरूरी है। कब? 44वां संशोधन 1978। उस आपातकाल का अनुमोदन संसद के द्वारा 1 महीने में हो जाना चाहिए। आपातकाल के लिए लिखित अनुमति चाहिए कैबिनेट की, यानी उनकी सलाह चाहिए, और 1 महीने में संसद से उसका समर्थन होना चाहिए। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 352 है उसमें इमरजेंसी लगाने का 3 आधार है। पहला, भारी आक्रमण हो जाए, कोई विदेशी आक्रमण हो जाए। दूसरा, भारत किसी के साथ युद्ध में हो, युद्ध की स्थिति बनी हो। तीसरा, आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति किस प्रकार की हो उसको स्पष्ट नहीं किया गया था, उसी का लाभ इंदिरा गांधी के द्वारा उठाया गया और इमरजेंसी लगाई गई। 1978 में जब 44वां संशोधन हुआ तो उसमें उस आंतरिक अशांति शब्द जो कि स्पष्ट शब्द था, इसकी व्याख्या नहीं करी गई थी कि किस प्रकार की अशांति, उसे हटा दिया गया और उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। अब आप आंतरिक अशांति नहीं, सशस्त्र विद्रोह अगर होगा देश में तब लगा पाएंगे आपातकाल। ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट को समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। सांविधिक संरक्षण, सांविधिक यानी कानूनी अधिकार उनको दे दिया गया कि आप प्रकाशित कर सकते हैं। अनुच्छेद 359 के आधार पर आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये कहा है 44वें संशोधन ने। आपात के दौरान 358 के तहत अनुच्छेद 19 का तभी निलंबन किया जा सकेगा जब आपात की उद्घोषणा युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर हुई हो, अन्यथा नहीं। देखिए इसका मतलब क्या है, हमने आपातकाल वाले चैप्टर को जब कवर किया था तो उसमें समझा था कि अगर देश में इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं जो 352 के तहत लगती है, तो जैसे ही वो लगेगी 358 के तहत, आर्टिकल 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 में जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, वो सारे अधिकारों का तुरंत निलंबन हो जाएगा, ये कहता है 358। लेकिन संशोधन के तहत 44वें संशोधन के तहत ये कहा गया कि जो 3 अधिकार हैं आपातकाल लगाने के, युद्ध का, भारी आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का, तो अगर बाहरी आक्रमण और युद्ध के आधार पर इमरजेंसी लगी है तो ही इस आर्टिकल का निलंबन होगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर इमरजेंसी देश में लगी है तो इसको लागू नहीं किया जाएगा। और वैसे मानेगा कौन, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह हो रहा है यानी जनता ही विद्रोह कर रही है। सिंपल सी बात है, लेकिन ये सवाल बन जाता है कि 358 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आधार पर होगा या किस आधार पर नहीं। तो ध्यान रखना, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होगा। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद द्वारा उस राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में 6 माह से ज्यादा परिवर्तनीय नहीं होगा। पहले भी 6 महीने था, लेकिन 42वें में इसको चेंज किया गया। अब वापस कहा गया कि आप लगा तो सकते हैं राष्ट्रपति शासन, लेकिन एक बार में वो केवल 6 महीने के लिए ही होगा। 6 महीने करके आप उसे अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा में ला दिया गया। अभी तक ये प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ला दिया। अगर आपने इमरजेंसी लगा दी है, इमरजेंसी हटने के बाद उसको चुनौती दी जा सकती है कि आपने गलत लगाई। ठीक है, वो भी इसके तहत किया गया। तो 2 सबसे महत्वपूर्ण, 2 सबसे बड़े संवैधानिक संशोधन 42वां और 44वां, उसको हमने कवर किया। अगला है 52वां संवैधानिक संशोधन। यह 1985 में हुआ था। इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। सीधा सवाल आता है, दल बदल कानून से संबंधित संशोधन कौन सा है? 52वां 1985 में हुआ। इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, 10वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जुड़ी? 52वां। इसके तहत क्या क्या किया गया? देखिए, दल बदल से संबंधित है तो आप आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा। संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल से संबंधित प्रावधान करे गए। ठीक है, जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल प्रावधानों से संबंधित है। इसमें कहा गया है, इसमें यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा अगर वो अपनी इच्छा से अपने दल की सदस्यता त्याग देता है, अगर वो निर्दलीय रूप से निर्वाचित होता है और किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी सदस्य चली जाएगी, और यदि वो सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में भाग नहीं लेता है और 15 दिन के भीतर अगर दल उसे माफ नहीं करता है तो भी सदस्यता चली जाएगी। तो दल बदल से संबंधित अगर वो सदस्यता छोड़ दे, अगर वो निर्दलीय चुन कर आया था किसी दल में शामिल हो जाए तो भी चली जाएगी, और अगर वो मतदान नहीं करता है, उसका दल उसे आदेश करता है फिर भी वो वोटिंग नहीं करता है या वोटिंग में भाग नहीं लेता है तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। दल बदल पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति का होगा और यह निर्णय न्यायिक पुनर्अवलोकन से बाहर होगा। ये बात भी किसमें कही गई? जो 52वां संवैधानिक संशोधन है दल बदल से संबंधित, उसमें कही गई। ठीक है, अगले हैं हमारे जो संशोधन 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में हुआ। 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया। 73वां संशोधन आप सभी जानते हैं पंचायती राज को या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, इसे पंचायतें नाम दिया गया और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ऋ तक यानी 243 ऊ तक आर्टिकल को शामिल किया गया। तो संविधान में 9वां भाग कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 1993 में जो लागू हुआ पंचायती राज से संबंधी हमारा संशोधन अधिनियम। ठीक है, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर 29 विषयों का उल्लेख किया गया जिन पर पंचायतों को विशेष अधिकार दिया गया। यानी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें 29 विषय ऐसे विषय शामिल किए गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को दिया गया। तो यह आपका 73वां संशोधन था, पंचायती राज से जुड़ा हुआ था। इसके तहत कौन सा भाग, कौन से आर्टिकल, कौन सी अनुसूची, उसके कितने विषय हैं, ये सब पूछा जाता है। लागू कब से हुआ, डेट भी आती है। 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायतों से संबंधी, नगर निकायों से संबंधी डिटेल क्लास ऑलरेडी हम इस सीरीज के अंदर संविधान रिवीजन सीरीज में कर चुके हैं। अगला है 74वां संशोधन। सेम जैसे वो पंचायतों से जुड़ा है, ये नगर निकायों से जुड़ा है। यह संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसके माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान करी गई, यानी जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निकाय हैं हमारे, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके माध्यम से संविधान में 9 का जो नया भाग है वो जोड़ा गया। आर्टिकल 243 त से लेकर 243 य ज तक यानी 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक यहाँ पर शामिल किए गए इस भाग में। इसके तहत संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें 18 विषय हैं जिनको लेकर ये कानून बना सकती है। तो 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अब आपके चारों आर्टिकल क्लियर हो गए जब नई अनुसूची जोड़ी थी। पहली 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संशोधन के तहत, 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संशोधन के तहत, उसके बाद 73वां और 74वें के तहत 11वीं और 12वीं अनुसूची। ठीक है, अगला है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। यह भी एक इंपॉर्टेंट वाला है। देखिए, एक नया अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा यहाँ कर इनका मूल अधिकार होगा। देखिए, 86वां संवैधानिक संशोधन जो है 2002 का, इसके माध्यम से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रावधान करा गया उनकी शिक्षा के लिए। इसके तहत 21 क को जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके तहत आर्टिकल 45 जो था डीपीएसपी का पार्ट था उसको चेंज किया गया और उसमें कहा गया 6 से कम साल के जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनकी देखभाल करने का प्रयास या उनका उत्तरदायी राज्य का होगा। पहले इस आर्टिकल में 14 साल तक के बच्चों के संदर्भ में यह बात कही गई थी। अब इसमें चेंज करके कहा गया कि 6 से कम साल के बच्चों का जिम्मेदारी, उनकी शिक्षा, उनकी देखभाल किसका जिम्मेदारी होगी? राज्य की होगी। ठीक है, वो आर्टिकल 45 में कहा गया।
आर्टिकल 51 क ट को संविधान में शामिल किया गया और माता पिता तथा संरक्षकों का यह कर्तव्य सौंपा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को एवं संरक्षित को, जो उनके संरक्षक होंगे, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा संशोधन था 86वां। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा उनका मूल अधिकार है, इस आर्टिकल में कहा, और उनके पेरेंट्स का वो मूल कर्तव्य है, वो इस आर्टिकल में कहा। और साथ में 45 वाले डीपीएसपी को जोड़ा गया और ये कहा गया कि 6 से कम साल के बच्चों की देखभाल राज्य का काम है। ठीक है, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। पूछा जाता है संविधान में शुरुआत में तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां कब जुड़ा, वो ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से निःशुल्क है, ये उनका मौलिक अधिकार है। किसमें कहा गया है? तब आपने ये नहीं कहना है, ये तो मौलिक कर्तव्य है पेरेंट्स का। बच्चों का मूल अधिकार आर्टिकल 21 क में है। ठीक है, अगला है 91वां संविधान संशोधन, 2003 में हुआ था। केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद की संख्या 15% होगी। केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को जो आकार होगा लोकसभा के आकार का 15% होगा, और राज्य में मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री परिषद का आकार होगा विधानसभा का 15% होगा। ये बात 91वां संविधान संशोधन 2003 में कही गई। दो बातों को कहा गया कि 15% होगा और या फिर कम से कम 12 मंत्री होंगे। ठीक है, तो न्यूनतम 12 सदस्य हो सकते हैं मंत्री परिषद में, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को शामिल करके। ठीक है, अलग से नहीं, उनके सहित की बात करी गई है। और दूसरा, 10वीं अनुसूची में संशोधन करके यह व्यवस्था करी गई कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल होते हैं तो इसे दल बदल नहीं विघटन माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। जो दल बदल कानून आया था उसमें यह बात कही गई थी कि अगर 1/3 सदस्य आपके चले जाते हैं, आपके पास 10 मेंबर थे, उनमें से 3 लोग चले गए, तो फिर उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। उसको थोड़ा और मजबूत किया गया कि अब 1/3 नहीं 2/3 सदस्य अगर जाएंगे तब सदस्यता बची रहेगी, यानी 10 में से अब 6 लोगों को जाना होगा तब जाके सदस्यता बची रहेगी, अदरवाइज सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो वो इसी के माध्यम से किया गया था, जो 91वां संविधान संशोधन था। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, जो आपको किसी भी कीमत पर पता होने चाहिए। तो पहले आप क्या करें, 3 बार इस क्लास को देखें, 3 बार इनको रिवाइज करें। सबसे पहले आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले थे उनको लिखें और उनको अच्छे से रिवाइज करें, खुद को उसको समझाते हुए चलें। अब बात करेंगे जो दूसरे महत्वपूर्ण वाले हैं, उनको देखेंगे। इससे आपकी प्रायोरिटी भी डिसाइड हो जाएगी कि आपको पहले किन पर ज्यादा फोकस करना है और फिर आपको किसको याद करना है। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण में ज्यादा नहीं थे, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण वाले। सबसे पहले है 7वां संवैधानिक संशोधन। इसे 1956 में किया गया। इसके माध्यम से 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद करना है। देखिए, इसके तहत जो क ख ग घ श्रेणियों में राज्यों का वर्गीकरण किया गया था उनको समाप्त कर दिया और पूरे भारत को 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। किसके तहत? 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। दूसरा, 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय हो सकता है, यानी 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। ये बात भी इसी संशोधन के माध्यम से कही गई। ठीक है, 7वां संशोधन। क्वेश्चन आता है, राज्यों की जो अलग अलग श्रेणियां थी उनको खत्म कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कब बने? 7वें संशोधन के द्वारा। अगला है 11वां संवैधानिक संशोधन। इसमें क्या कहा गया? यह संशोधन 1961 में हुआ। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। यह क्वेश्चन, इसका संशोधन तो नहीं पूछा गया है कि कब यह संशोधन किया गया था, लेकिन यह बात पूछी जाती है कि अगर जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट करता है? तो आप जानते हैं सदनों के, किसी भी सदन के, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, वहां के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत वाले नहीं, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो वोट नहीं करते। जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल वो वोट करते हैं। मान लीजिए हमारी लोकसभा में 543 सीटें हैं, 543 सीटों में से मान लीजिए 540 सीटें भरी हुई हैं और 3 सीटें खाली हैं। उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है, वोटिंग होकर नया राष्ट्रपति बन जाता है। आप इस आधार पर उस निर्वाचन को चुनौती नहीं दे सकते कि निर्वाचक मंडल में 3 लोग अभी कम थे। यह प्रावधान किया गया इस संशोधन के द्वारा, तो इसको आपने ध्यान रखना है, 1961 में किया गया था। ठीक है, अगला है 16वां संवैधानिक संशोधन, 1963 में हुआ। आर्टिकल 19 में दिए गए 3 अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल
रिस्ट्रिक्शन लगाने की शक्ति राज्य को दी गई। तो ये जो 3 अधिकार थे, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, इन तीनों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि आपके ऐसा करने से उन 3 चीजों पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगला, तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। अभी तक था मैं भारत की स्वतंत्रता बनाए रखूंगा, शपथ में चेंज किया गया और स्वतंत्रता के साथ अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है। अगला है 26वां संवैधानिक संशोधन, जो कि एक और इंपॉर्टेंट वाला है। प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के जो विशेष अधिकार थे उनको खत्म कर दिया। कौन सा संवैधानिक संशोधन था जो प्रीवी पर्स से संबंधित जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, इनको पेंशन मिलती थी जो राजा महाराजा थे, उसे खत्म किया गया 1971 में 26वें संशोधन के द्वारा। अगला है 31वां संविधान संशोधन, 1972 में हुआ था। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 करी गई। अगला है 39वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1975 में किया गया। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर कर दिया। 75 में हुआ, 39 में, और कहा गया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को आप पहले चुनौती दे सकते थे, लेकिन उसे खत्म कर दिया गया। वो खत्म 39वें संशोधन के तहत हुआ 1975 में, कि आप इनमें से किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है उसको चुनौती नहीं दे सकते। जैसा आप जानते ही हैं, क्योंकि उसी समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उनके निर्वाचन को लेकर सवाल उठे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ डिसीजन दिया था। उसी के संबंध में उन्होंने यह प्रावधान किया था कि अब से कोई भी किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कोर्ट में नहीं ले जा सकता। हालांकि 44वें संशोधन के द्वारा इसे वापस रिवर्स किया गया। ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के बाद भी उनके द्वारा अपने पदों पर रहते हुए कार्य अमान्य नहीं होंगे। यह क्वेश्चन भी कथन वाले पार्ट में ज्यादा देखने को मिलता है कि मान लीजिए किसी को राष्ट्रपति बना दिया गया, अब उसने राष्ट्रपति बनके काम करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद पता चला कि उसका जो निर्वाचन हुआ वो हुआ ही गलत तरीके से था, अमान्य तरीके से हुआ था। तो उसके निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए शून्य यानी अवैध घोषित कर दिया। अब उस अवैध व्यक्ति ने जो काम किए हैं बतौर राष्ट्रपति, क्या वो भी अवैध होंगे? तो ये वाला संशोधन कहता है वो अवैध नहीं होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। अगला है 61वां संविधान संशोधन। यह 1988 में किया गया, 1989 में से लागू किया गया। अनुच्छेद 326 में, जो कि वयस्क मत अधिकार के आधार पर सबको अधिकार देता है कि वोट आप कर सकते हैं, इसमें संशोधन किया गया। और वो जो उम्र रखी गई थी उस आर्टिकल में कि अगर आपकी उम्र 21 साल है, चाहे आप फिर पुरुष हो, महिला हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, आप वोटिंग कर सकते हैं। उस उम्र को चेंज किया गया और 21 के स्थान पर उसे 18 कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनता है, वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कब करी गई? तब आप कहेंगे 61वें संशोधन के द्वारा 1988 में, और यह संशोधन मार्च 89 में लागू हुआ था। ठीक है। अगला है 69वां संविधान संशोधन। यह 1991 में आया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली को विधानसभा और मंत्री परिषद देने का उपबंध प्रावधान किया गया। तो दिल्ली में विधानसभा होगी, 70 लोग इसमें शामिल होंगे, 7 यहाँ के सांसद होंगे, इनकी अपनी मंत्री परिषद होगी। वो सब इसी संशोधन के तहत किया गया, 69वां संशोधन। ठीक है। अगला है 17वां संवैधानिक संशोधन। ये 1992 में हुआ था। दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अभी तक जो पुदुचेरी था केंद्र शासित प्रदेश, उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। अब दिल्ली को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, वहां भी विधायक हैं, लेकिन उन विधायकों को अधिकार नहीं है राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देने का। उसको चेंज किया गया और कहा गया इस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधायक हैं वो यहां पर वोटिंग कर सकते हैं, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। दोनों अलग अलग बातें हैं। दिल्ली में विधानसभा की व्यवस्था 69वां संशोधन, दिल्ली में विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में व्यवस्था, तब 70वां संशोधन। अगला है 84वां संविधान संशोधन, जो कि 2001 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया कि 2026 तक यथास्थिति बनी रहेगी। जिस राज्य में जितनी सीटें हैं लोकसभा की, विधानसभा की, वो बनी रहेंगी। कब तक? 2026 तक आने वाली है इसकी डेडलाइन। तो ये संशोधन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसके माध्यम से ये किया गया था, 84वां संशोधन।
अगला है 88वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 क शामिल किया गया। 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत सेवा कर को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया, यानी संविधान में जो सर्विस टैक्स है उसे औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया गया। सेवा कर से संबंधित यह संशोधन था। अगला है 97वां संविधान संशोधन। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको 3 एक साथ याद करने, जैसे नगर पंचायतों से संबंधित है 74वां, ग्राम पंचायतों से संबंधित है 73वां, उसी प्रकार सहकारी समितियों से संबंधित है 57वां। ये तीनों को एक साथ याद करेंगे, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसके माध्यम से? 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था। इसके तहत संविधान में 3 बदलाव करे गए। अब 3 बदलाव क्या क्या करे गए देखिए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह बात कही गई, और यह बात आर्टिकल 19 पहले भाग के ग पार्ट में यह बात कही गई। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा आर्टिकल कहता है कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो इस वाले आर्टिकल को आपने याद करना है, ठीक है। दूसरा, राज्य की नीति ने सहकारी समिति को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। मौलिक अधिकार भी बना दिया और राज्यों के लिए भी यहां पर कर्तव्य डिसाइड किया कि आपका अधिकार है कि आप इनको बढ़ावा दें, और उसके लिए एक नया डीपीएसपी जोड़ा गया, आर्टिकल 43 ख, जिसमें कहा गया कि सहकारी समितियों को राज्य बढ़ावा देगा। तो मौलिक अधिकार भी बना दिया और डीपीएसपी में भी जोड़ दिया। इसके अलावा सहकारी समितियों के नाम से एक नया भाग 9 ख भी संविधान में जोड़ दिया गया, जिसमें आपके इतने आर्टिकल शामिल हैं। तो एक आपका जो भाग 9 है, अब ये कैसा हो गया देखिए। भाग 9 पूछेगा तो ये पंचायतों से संबंधित है, 9 क पूछेगा नगर निकायों से संबंधित है, और 9 ख पूछेगा सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। अगला है 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। यह अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो NJAC था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए NJC यहां पर प्रावधान करता था कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे, हाई कोर्ट में जज बनेंगे, उनकी नियुक्ति यही आयोग करेगा। इसको पारित किया गया। 99वां संविधान संशोधन था, और ये आज तक का एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। तो कौन सा है? 99 वाला जो NJAC से संबंधित था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, ठीक है। अगला है 100वां संवैधानिक संशोधन 2015 में हुआ। यह भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण समझौता था, ठीक है। तो 100 वाला है, 100वां है, सेंचुरी वाला है, तो किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित है। फिर आता है संशोधन 101 2017 से इसे लागू किया गया। इसके द्वारा GST को लागू किया गया। तो आएगा भारत और बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित है 100, GST से संबंधित है 101, ठीक है। फिर है 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 में आया था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया, जो 103वां संशोधन है, ठीक है। ये 2 नए आर्टिकल जोड़ लिए गए। इस संशोधन के द्वारा आर्थिक स्थिति को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार किया गया और 10% आरक्षण की व्यवस्था करी गई, यानी EWS किससे संबंधित है? 103वां संशोधन है, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? 15(6) और 16(6), ठीक है। इन 2 आर्टिकल को इसके तहत जोड़ा गया था जो EWS से संबंधित है। अगला है 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 में हुआ। लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए दोबारा से बढ़ा दिया गया। हर 10 साल में यह बढ़ोतरी होती रहती है, अब इसे 2030 तक कर दिया गया। आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन से संबंधित अनुच्छेद 331 जो कि लोकसभा में, 333 जो कि राज्यसभा में का प्रभाव इस संशोधन अधिनियम के द्वारा खत्म हो गया। यानी SC/ST के लिए तो आरक्षण बढ़ा दिया 10 साल के लिए, लेकिन जो एक प्रावधान था कि लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल इंडिया के, उनको चुना जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, आंग्ल इंडिया वाला जो मनोनीत करने का सिस्टम था उसे खत्म कर दिया गया, चाहे राज्यों में हो, विधानसभाओं में, चाहे लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन जो कि सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन है, 2023 में हुआ था। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट वालों को भी देख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट को भी देखा और इंपॉर्टेंट को भी देखा। अब बात करते हैं भाषा से जुड़े हुए कि कौन सी भाषा को कब संविधान में जोड़ा गया। उनको मैंने एक साथ लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए,
21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा है इसको शामिल कर लिया गया। मान्यता प्राप्त जो हमारी भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में है। इसमें शुरुआत में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को 1967 में इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 21वां संवैधानिक संशोधन। इसी प्रकार 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो सिंधी को जोड़ा गया 21वें के तहत 1967 में और इन तीनों को जोड़ा गया 71वें के तहत 1992 में। फिर है 92वां संविधान संशोधन, यह 2003 में हुआ। 4 नई भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 हो गई, जो आज भी 22 है। तो भाषा से संबंधी ये 3 आर्टिकल आपको याद करने, 3 संशोधन, 21वां, 71वां और 92वां। सन भी याद करना है, 67, 92 और 2003। पहले में सिंधी, दूसरी में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और तीसरे में 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। भाषा से जुड़ा एक संशोधन और है। इसके तहत जो 96वां संशोधन है 2011 में हुआ, इसके तहत प्रावधान किया गया कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल है उड़िया, उसे अब ओडिया लिखा जाए। उड़ीसा का नाम पहले उड़ीसा था, अब ओडिशा कर दिया गया। ऐसे ही जो उड़िया भाषा है उसे अब ओडिया भाषा किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ संशोधन हैं जो राज्यों से जुड़े हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले 10वां संवैधानिक संशोधन, भाषा वालों को कवर कर लिया। अब राज्यों से जुड़े कुछ संशोधन हैं कि किस राज्य को किस संशोधन के तहत राज्य बनाया गया, वो पूछा जाता है। 10वां संशोधन 1961 में हुआ। दादरा नागर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। दादरा नागर हवेली इससे पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था। अगला है 12वां संवैधानिक संशोधन, यह 1962 में हुआ। गोवा, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। बहुत बार सवाल आता है, ठीक है, कि इनको कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, आप कहेंगे 12वें संशोधन के द्वारा। अगला 13वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया 371 आर्टिकल में और इसे एक नए राज्य का दर्जा दिया गया। तो नागालैंड को राज्य कब बनाया गया, 1963 में, ठीक है। अगला 14वां संवैधानिक संशोधन 1962 में हुआ। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल कर लिया। तो गोवा को कब किया, दादरा नागर हवेली को कब किया, पुदुचेरी को कब किया, वो सारे संशोधन हमने देखे। इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला है 18वां संशोधन 1966 में हुआ। इसके तहत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। पंजाब, हरियाणा नामक नए राज्यों का गठन किया गया। दोनों की राजधानी चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला है 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 में हुआ। इसके माध्यम से असम से अलग कर मेघालय को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। मेघालय केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 22वें संशोधन के द्वारा। 27वां संशोधन 1971 में हुआ। इसके माध्यम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, मिजोरम और अरुणाचल, ठीक है। 27वां संशोधन। अगला है राज्यों से जुड़े 2 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, 35वां और 36वां संवैधानिक संशोधन। 35वां संशोधन 1974 में हुआ। 36वां संशोधन 1975 में हुआ। दोनों संशोधन सिक्किम से जुड़े हुए हैं। 35वें संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में शामिल किया करके एक सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, कि हमारा एक सह राज्य है, साथी राज्य है। 36वें संशोधन जो कि अगले ही साल हुआ, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारत का 22वां राज्य इसे बनाया गया था। इन दोनों को याद करेंगे। कई बार पूछा जाता है सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब मिला और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो कौन सा संशोधन था, किस वर्ष में हुआ, आपको ध्यान रखना है। और सिक्किम कौन सा राज्य बना, यह भी आता है। अगला है 53वां संवैधानिक संशोधन, ये 1987 में हुआ। 1987 में 3 इंपॉर्टेंट संशोधन हुए, 53, 55 और 56। 53 के तहत मिजोरम को, 55 के तहत अरुणाचल को और 56 के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। इन तीनों को याद कर लेंगे। 53वां मिजोरम से, 55वां अरुणाचल से, 56वां गोवे से संबंधित है, ठीक है। ये राज्यों से संबंधित हमारे संवैधानिक संशोधन थे। लास्ट में जो हमारा आखिरी सेगमेंट है, SC ST से जुड़े कुछ संशोधन हैं जो पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला, पिछड़ा वर्ग आयोग को कब मिला, वो सारी बातें देखिए।
सबसे पहले आता है 65वां संवैधानिक संशोधन जो 1990 में हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था करी गई। देखिए, पहले एक विशेष अधिकारी का गठन किया जाता था, उसकी नियुक्ति करी जाती थी SC ST के लिए। अब एक अधिकारी नहीं होगा, एक विशेष व्यक्ति नहीं होगा, एक बहुसदस्यीय आयोग होगा जिसे अनुसूचित जाति जनजातीय आयोग कहा जाएगा। तो इसके गठन का प्रावधान इस संशोधन के द्वारा किया गया और एक आयोग बना दिया गया। 77वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1995 में। इस संशोधन के द्वारा राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो SC ST को जॉब में प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, वो किसमें कहा गया? 77वां संशोधन 1995। इसके बाद आते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट संशोधन, एक है 89वां और एक है 102वां। 89 वाला 2003 में हुआ। ये अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था करता है। देखिए, आर्टिकल 338 जो पहले था हमारा, उसमें यह था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयोग होगा। 1990 में वो बन गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। पहले एक व्यक्ति होता था, बहुसदस्यीय हो गया। 2003 में यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति आयोग एक अलग से बनाया जाएगा। जो अभी दोनों का एक ही आयोग था, अनुसूचित जाति और जनजातीय आयोग, अब दो आयोग होंगे, एक होगा अनुसूचित जाति आयोग, एक होगा अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अलग अनुसूचित जनजाति आयोग बनेगा, यह कहा गया 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 338 को जोड़ा गया। ठीक है। इसी प्रकार 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। इस अधिनियम द्वारा संविधान में आर्टिकल 338 ख जो जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका गठन होता है 1995 में। एक तो आपको यह पता होना चाहिए, जो OBC आयोग है 1995 में बन गया था, लेकिन एक कानून के तहत बना। संसद ने कानून पारित करके अधिनियम के माध्यम से उसे बनाया गया। संवैधानिक दर्जा, इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया था 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में। अब आपका जो आर्टिकल 338 है वो कुछ कुछ भाग 9 की तरह हो गया। जैसे 9 में पंचायत, 9 क में नगर निकाय और 9 ख में सहकारी समिति। उसी प्रकार आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, 338 क अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है और 338 ख पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। तो तीनों आपको याद करने हैं, सवाल बन जाते हैं। तो हमने आरक्षण से संबंधित या SC ST से संबंधित जो संशोधन है उनको भी यहाँ पर कवर किया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधनों को यहाँ पर कवर किया। मैंने कोशिश करी इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर मैं आपको समझा सकूं, आपको एक एक संशोधन को समझा सकूं डिटेल में, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से। सबसे पहले हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको कवर किया। एक बार आप पहले उनको लिखें, अच्छे से उनको समझें, उनको रिवाइज करें। फिर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको लिखें, उनको रिवाइज करें। फिर उसके बाद भाषा से संबंधित 4 ही हैं, वो आसानी से कर लेंगे। फिर राज्यों से जुड़े हुए और फिर आपके SC ST से जुड़े हुए। इस तरीके से आपको सारे जो इंपॉर्टेंट संशोधन है वो याद भी हो जाएंगे, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको समझकर सारी चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।